अब जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस। ये नया टॉपिक है, ठीक है। यहाँ से हम लोग नया चीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो कुलम्स लॉ तक हम लोग पूरा कवर कर चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इसको, ये भी बोलते हैं टॉपिक को फोर्सेस ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। अब एक चीज समझो, इंपॉर्टेंट है। पहले ये सुपरपोजिशन जो प्रिंसिपल है इसका क्या मतलब है। देखो, ये ग्रेविटेशन में भी था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। जो भी कंजर्वेटिव फोर्स जनरली होता है ना, वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करता है या ओबे करता है। कैसे, क्या मतलब है, समझाता हूँ। लो, एक कंसेप्ट को पहले समझो, इस कंसेप्ट को, ठीक है। देखो, जैसे हमारे पास एक 10 kg का ब्लॉक है। क्या है? 10 kg का ब्लॉक है। अभी ये इस सरफेस के कांटेक्ट में, ग्राउंड के कांटेक्ट में है। ग्राउंड है ये हमारा, ठीक है। इस ग्राउंड के कांटेक्ट में रखा हुआ है, रेस्ट में रखा हुआ है, ठीक है। रेस्ट में ये रखा हुआ है, कोई मोशन से नहीं कर रहा है। इसमें बताओ क्या, ये रेस्ट में, ये भी रेस्ट में, ठीक है। ध्यान सुना, इंपॉर्टेंट है। अभी मैं तुमसे पूछूं कि इस बॉडी पर कितना फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा है, ग्रेविटी फोर्स बताओ। तुमको वैसे बहुत आसान है। इस बॉडी पे ग्रेविटी फोर्स लग रहा है mg। क्या चीज बताओ? mg कितना हुआ? 10g ना। अरे mg मास तो 10 kg है ना, तो mg, m का वैल्यू हो गया 10 और g का वैल्यू हम लोग करीब करीब कितना लेते हैं, यानी कि 100 न्यूटन। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कितना लग रहा है? 100 वर्टिकली डाउनवर्ड। अर्थ इसको अपनी ओर क्या करेगी, खींचेगी। इसी 10 kg ब्लॉक का वेट है 100 न्यूटन। वेट हो गया जो ग्रेविटी लग रहा है, अर्थ इसको खींच रही है इतने फोर्स से। और इसी ब्लॉक पर एक फोर्स लग रहा है क्योंकि ये इस ग्राउंड के कांटेक्ट में है। ये जो फोर्स है, ये जो ब्लॉक है, ये ग्राउंड के क्या है, कांटेक्ट में है। तो ये इसको कहे कि ग्रेविटी नीचे, अर्थ इसको नीचे खींच रही है, तो इसको नीचे गिर जाना चाहिए, लेकिन ये उस ग्राउंड उसको क्या कर रहा है, ऊपर रोक रहा है। एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है, कांटेक्ट फोर्स। ओके, तो नॉर्मल फोर्स बताओ कितना लग रहा है, बताओ इसी ब्लॉक पे, बताओ कितना लग रहा है। हाँ, उतना ही ना लग रहा होगा। नॉर्मल रिएक्शन, इसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। मैं नॉर्मल रिएक्शन को आर लिख रहा हूँ, कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि एन से न्यूटन हो जाता है। 100 न्यूटन ही लगेगा। क्यों? क्योंकि बॉडी रेस्ट में है, तो फोर्स बैलेंस हो रही होंगी। तो इस ब्लॉक पे लगने वाला नेट फोर्स 0 है, तो ग्रेविटी को बैलेंस कर रहा है नॉर्मल रिएक्शन। तो मैं पूछूं कि इस ब्लॉक पे ग्रेविटी कितना लग रहा है, तो बोलोगे 100 न्यूटन। मैं बोलूँ वर्टिकली डाउनवर्ड, और मैं इस बोलूँ कि इस पर नॉर्मल रिएक्शन कितना लग रहा है अपवर्ड, तो बोलोगे 100 न्यूटन। कोई दिक्कत? अब सुनो, इसी ब्लॉक पर हमने क्या किया, ऊपर से इसको दबा दिया। ऊपर से मैंने इसको दबा दिया, मैंने एक फोर्स अपनी तरफ से एक्स्ट्रा लगा दिया, एक्सटर्नल फोर्स। ये हो गया एक्सटर्नल फोर्स, जो कि हमने लगा दिया कितना, 10 न्यूटन। कितना न्यूटन लगा दिया, बोलो। मैंने इस पे एक एक्सटर्नल फोर्स हमने इस पर अप्लाई कर दिया। ऊपर की ओर लगा दिया कि नीचे की ओर लगा दिया? नीचे की ओर, मैंने वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है, एक फोर्स लगा दिया। अब बताओ ग्रेविटी कितना लग रहा होगा इसका भी, ग्रेविटी, इस ब्लॉक का ग्रेविटी बताओ, बताओ। ग्रेविटी अभी भी कितना होगा, 100 न्यूटन। जब ये एक्सटर्नल फोर्स नहीं था तब भी ग्रेविटी 100 न्यूटन, यानी कि इसका वेट वही रहेगा। मास थोड़ी चेंज हो रहा है कि वेट चेंज कर दोगे, अब पोजीशन तो चेंज हो ही नहीं रहा है, जी की वैल्यू चेंज होगी। एक्सटर्नल फोर्स नहीं था तब भी ग्रेविटी 100 न्यूटन। एक्सटर्नल फोर्स आया, फिर भी ग्रेविटी कितना है, 100 न्यूटन। ग्रेविटी को एक्सटर्नल फोर्स के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ओके, तो जिस फोर्स को किसी दूसरे फोर्स से के होने या ना होने से कोई फर्क ना पड़े, इसका मतलब है कि वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। समझे? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि कोई फोर्स लग रहा है तो उसके दूसरा वाला फोर्स जो आएगा, एक्सटर्नल फोर्स, उसके होने या ना होने से वो वाले फोर्स को फर्क नहीं पड़ना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। तो हम लोग उसको बोलते हैं कि वो फोर्स प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को वो लोग फॉलो कर रहा है, ओबे कर रहा है, पालन कर रहा है। तो ग्रेविटी जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं था तब भी इस ब्लॉक पर वर्टिकली डाउनवर्ड ग्रेविटी 100 न्यूटन लग रहा था। जब ब्लॉक पर एक्सटर्नल फोर्स हमने लगा दिया तब भी ग्रेविटी कितना लग रहा है, 100 न्यूटन ही लग रहा है। तो ग्रेविटी तुम्हारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करता है। समझ में आ गया? कोई शक नहीं है। अब चलो नॉर्मल रिएक्शन की बात कर रहे हैं। अब तुम देखोगे अगर इस ब्लॉक पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, नेट फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड, तो बोलो सर 100 + 10 जुड़ जाएगा, सेम डायरेक्शन में जुड़ जाता है। और इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, ओके, तो एक फोर्स तो 100 न्यूटन नीचे लग रहा है, हाँ, और एक फोर्स नीचे लग रहा है जो एक्सटर्नल है, कितना लग रहा है, 10 न्यूटन। सेम डायरेक्शन में फोर्स जोड़ देते हैं तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 110। तो इस पर नॉर्मल रिएक्शन कितना लग रहा होगा, जल्दी बताओ। अरे नॉर्मल रिएक्शन कितना लगेगा, 110 ही ना लगेगा, क्योंकि बॉडी अभी भी किस में है, रेस्ट में है। तो अभी भी इस पे कितना फोर्स लगेगा,
टोटल फोर्स कितना लगेगा अभी 110 न्यूटन। तो यानी कि इस पर नॉर्मल रिएक्शन जो लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन कितना लग रहा होगा, जल्दी बताओ, 110 न्यूटन। क्लियर? तब ना बैलेंस होगा टोटल, ये 10 और ये 100, 110 तब बैलेंस होगा। तो नॉर्मल रिएक्शन चेंज हो गया। नॉर्मल रिएक्शन यहां 100 न्यूटन लग रहा है, यहां 110 न्यूटन लग रहा है। नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू 100 न्यूटन था जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं था। नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स 110 हो गया जब एक्सटर्नल फोर्स आ गया। यानी उसको फर्क पड़ता है कि एक्सटर्नल फोर्स है कि नहीं है। समझ रहे हो? अरे समझ रहे हो? नॉर्मल रिएक्शन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो नहीं करता है। जैसे तुम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करते हो नहीं करते हो? कोई आए या नहीं आए तुम आते हो। समझ रहे हो ना? ये नेचर वाइज अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ये अपने लिए अच्छा है। वैसा ही है कि तुम अपने पढ़ाई को लेकर के ज्यादा सचेत हो कि कोई आता है या नहीं आता, तुम आती हो। सर पढ़ाते हैं ना पढ़ाते हैं फिर भी तुम आती हो, वो तो अच्छी आदत है। तो वो अच्छी बात है, यही है। तुम्हारी तारीफ हो रहा है। समझिए? तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसा नहीं है। नॉर्मल रिएक्शन को फर्क पड़ता है कि कौन आ रहा है कि कौन नहीं आ रहा है। लेकिन ग्रेविटेशन फोर्स कैसा है, उसको फर्क नहीं पड़ता है कि एक्सटर्नल फोर्स है कि नहीं है। तो इसलिए बोले नॉर्मल रिएक्शन डज नॉट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, बट ग्रेविटेशन फोर्स प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करता है। अब वैसा ही इलेक्ट्रिक फोर्स भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करता है। उसका तीसरा चौथा फोर्स हो या ना हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, बना रहता है वो। जैसे अक्सर कहते हैं कि पेरेंट्स का प्यार या टीचर का प्यार जो होता है वो कांस्टेंट होता है, मतलब कि आपके लिए एकदम हमेशा रहता है, पेरेंट्स का खास तौर से और टीचर का भी। तो आप किसी से अपना प्यार करो, जताओ, किसी की दुनिया में जाओ, दूसरी दुनिया में जाओ, तीसरी दुनिया में जाओ, टेंशन नहीं है। लेकिन उनके लिए प्यार जो है, उनके दिल में तुम्हारे लिए प्यार उतना ही रहेगा। माने ये एक तरह का तुम्हारा किसी से प्यार है या नहीं है, कितना तुम बांट रही हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारे लिए उतना प्यार रहेगा। मतलब कहने का ये मतलब पेरेंट्स का प्यार जो है वैसा होता है। उसको तीसरे आदमी चौथे आदमी आने से उसको फर्क नहीं पड़ता है, ये मुद्दा है। ठीक है, वही है। तो नॉर्मल रिएक्शन एक्सटर्नल फोर्स आएगा तो चेंज हो जाएगा, नहीं आएगा तो माने कुछ और होगा, नहीं फर्क पड़ेगा उसको एक्सटर्नल फोर्स से। लेकिन ग्रेविटेशन फोर्स को एक्सटर्नल फोर्स को फर्क नहीं पड़ता है। अभी भी 100 न्यूटन, पहले भी 100 न्यूटन। इसलिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है। तो क्या लिखा हुआ है, आप क्वेश्चन सुनो। मान लो ये क्यू चार्ज है, ध्यान सुनो मेरी बात तो अच्छा से। ये क्यू चार्ज है, कोई क्यू चार्ज है। इस क्यू चार्ज पर बहुत सारा चार्ज है, मल्टीपल चार्जेस है। माने Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, बहुत सारे चार्ज है। Q1 अगर मान लो Q2 Q3 नहीं रहता, जैसे मान लो कि हमने यहाँ पर Q चार्ज ले लिया Q चार्ज। अब एक यहाँ Q1 ले लिया, हम इस बात में इंटरेस्टेड है कि ये Q पर कितना फोर्स लग रहा है, ये किस पर लग रहा है उसको हमको मतलब नहीं, इस पर कितना लग रहा है। ओके, इसको बोलते हैं हम लोग जिस पे फोर्स देखते हैं ना उसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं उसको? ये हमारा टेस्ट चार्ज है। चाहो तो इसको तुम टेस्ट चार्ज को Q0 में लिख सकते हो, दिक्कत नहीं। अब Q1 इस पर फोर्स लगाएगा, प्लस प्लस इस पर रिपल्सन लगेगा ऐसे। अरे ये इसको रिपेल करेगा ना, और लाइन उधर बनाओगे क्योंकि दोनों को ज्वाइन करने लाइन का लॉन्ग लगता है ना, सेंट्रल फोर्स है ना, इसलिए। क्लियर हो गया? चलो, अब Q1 लगा रहा है, मान लो कि कुछ फोर्स लगा रहा है F1। क्या लग रहा है? ये F1 की वैल्यू मान लो 10 लीटर, कुछ भी लीटर होगी ना। ओके, अब Q1 Q0 पे लगा रहा था F1 फोर्स। अब Q2 आ गया, क्या आ गया? Q2 आ गया। अब Q2 भी फोर्स लगाएगा इस पे, लगाएगा, लो लगाया, इधर लगाया, लाइन से मिला दिया, F2 लगाया। लेकिन Q2 के आने से Q1 के फोर्स पे कोई फर्क, पहले भी Q1 10 न्यूटन लगा रहा था, तो अभी भी Q2 आ गया है, तब भी ये Q1 जो अकेला अपना 10 न्यूटन ही लगा रहा होगा। ठीक है, हाँ, अलग बात है कि इस Q0 पे नेट फोर्स चेंज हो जाएगा। नेट फोर्स जो है अब इन दोनों का वेक्टर सम हो जाएगा, दोनों को वेक्टर की तरह जोड़ना पड़ेगा। तो अगर तुम चाहते हो कि Q0 पे टोटल फोर्स निकाले, नेट फोर्स निकाले, तो Q1 का फोर्स और Q2 के फोर्स को वेक्टर की तरह क्या कर दोगे, जोड़ दोगे, वेक्टर सम कर दोगे, तो नेट फोर्स निकल जाएगा। लेकिन अकेला Q1 अभी भी उतना ही फोर्स लगा रहा था जो पहले Q2 के एब्सेंस में लगा रहा था। समझे नहीं? इसी को बोलते हैं ना प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब एक और Q3 आ गया, लो Q3 आ गया, Q3 फोर्स यहाँ लगाता है, ये इधर लगाएगा फोर्स इधर। हमको अगर टोटल फोर्स चाहिए तो तीनों को जोड़ दो। तो तीनों को तुम क्यों जोड़ पा रहे हो, वेक्टर की तरह क्यों जोड़ोगे? क्योंकि तीनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट फोर्स है, इसलिए तुम तीनों को क्या कर पा रहे हो, जोड़ पा रहे हो। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। आई थिंक समझ में आ रहा है बात? अरे समझिए चीज। तो भाई ये जितना भी इसको बोलते हैं फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। ओके, मल्टीपल चार्जेस मानिए आप कूलम्ब्स लॉ बहुत बार लग जाएगा। फोर्स ड्यू टू मल्टीपल, फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। मल्टीपल चार्ज मतलब बहुत ज्यादा फोर्स चार्ज है, मल्टीपल चार्जेस।
यही तुम्हारा प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन है कि अगर सभी चार्जेस की वजह से एक चार्ज पे नेट फोर्स निकालना चाहते हो तो सभी फोर्स को क्या कर दो, वेक्टर की तरह जोड़ दो। तो इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपर। दो तरीके से प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन को डिफाइन कर सकते हो कि किसी चार्ज पे लगने वाला नेट फोर्स अलग अलग चार्जेस की वजह से लगने वाले फोर्स का वेक्टर सम होता है। ओके, इसी बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तुम वेक्टर की तरह सबको अलग अलग क्यों जोड़ पा रहे हो? क्योंकि सबका फोर्स एक दूसरे से क्या है, स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है इसलिए। और ये भी बोल सकते हो कि किसी बॉडी, किसी चार्ज पर लगने वाला फोर्स ओके किसी और चार्ज के होने या ना होने से इंडिपेंडेंट होता है ना, ये भी है। तो डेफिनेशन लिखा हो, दो तरीके का डेफिनेशन दो या एक एक्सपेरिमेंट ये है, द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन एनी टू चार्जेस, दो चार्जेस में लगने वाला फोर्स जो होता है वो इज कंप्लीटली अनअफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। दूसरा चार्ज है या नहीं है उससे उसको दो चार्ज में लगने वाले फोर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर हो गया? और एक और फोर्स, ये वाला डेफिनेशन, ये फार्मूला वाला, द नेट फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज, एक चार्ज पे नेट फोर्स निकालना है तो उसको क्या करो, वेक्टर की तरह क्या कर दोगे, is the vector sum of all the individual forces exerted on it by all the other charges. This is called principle of superposition of electric force. ये इलेक्ट्रिक फोर्स का है ना। अब 11th क्लास में ग्रेविटेशनल फोर्स था, ग्रेविटेशनल फोर्स लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो वहां मास का बात होता है। क्लियर हो गया? तो दोनों डेफिनेशन है। ओके, तो एग्जाम में शॉर्ट टाइप में 2 नंबर में स्टेटमेंट टाइप का पूछ देगा कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बताओ, कि एक्सप्लेन कर दो, या तो ये लिख दो या तो ये लिख दो, डायग्राम बनाना तो बना दो। क्लियर? मैंने कोई नई बात नहीं है, मैंने कि कई सारे चार्ज है ना, उसकी वजह से फोर्स निकालना है तो सभी को क्या कर दो, जोड़ दो। लेकिन जोड़ना कैसे, वेक्टर की तरह, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर की तरह ले लो। सीधे सीधे इसलिए जोड़ पा रहे हो क्योंकि दो सब फोर्स एक दूसरे से क्या है, इंडिपेंडेंट रहता है, सीधे सीधे वेक्टर की तरह जोड़ दो। क्लियर क्या? खत्म। यहाँ पे कम से कम कितने चार्ज की चर्चा होगी, मैंने एक चार्ज पे फोर्स लगाना है तो कम से कम क्या चार्ज होना चाहिए, 3 चार्ज। एक चार्ज पे फोर्स लगेगा, अरे 2 चार्ज रहेगा तो उसे क्यों फोर्स लगाया, तो उसकी बात क्या करेंगे प्रिंसिपल ऑफ फोर्स, उससे डायरेक्टली आंसर निकाल लेंगे। 3 चार्ज होगा तो एक चार्ज पे फोर्स निकालना पड़ेगा, तो 2 चार्ज लगाएगा फोर्स, दोनों का वेक्टर सम करना पड़ेगा। 4 चार्ज होगा तो एक चार्ज पे फोर्स निकालना, 3 चार्ज की वजह से फोर्स निकालना पड़ेगा। ऑब्वियसली है, कम से कम कितना चार्ज होना चाहिए, तभी ना तुम बात करोगे। मल्टीपल चार्ज का मतलब क्या हुआ, 3 चार्ज होना चाहिए, 4 चार्ज होना चाहिए, 3 से ज्यादा होना चाहिए, 3 या 3 से ज्यादा। लेकिन 2 की बात हो तो 2 में तो एक ही फोर्स में लगेगा, तो एक पर तो रेगुलर निकल जाएगा, तो कोई वेक्टर की तरह जुड़ने की भी जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? अब इसमें सवाल देखो, इस समझ में आ गया? चलो ये बस समझ में आ गया। अब चलते कुछ क्वेश्चन करते हैं, कुछ वेक्टर की जानकारी। अब चूंकि वेक्टर को जोड़ोगे, नेट फोर्स निकालोगे, अगर 3 चार्ज दिया हुआ है तो एक चार्ज में लगने वाला 2 फोर्स की वजह से हमको नेट फोर्स निकालना है, तो वेक्टर का ज्ञान तो होना चाहिए। तो 11th क्लास में वेक्टर पढ़े थे, उसका एक बार एक्सप्लेनेशन देख लो, एक बार रिवीजन कर लेते हैं, क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि अगर रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, 2 वेक्टर है, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, और दोनों के बीच का एंगल थीटा, ये एंगल जो है दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है, और अल्फा उस वेक्टर का क्या है, रिजल्टेंट का डायरेक्शन है, रिजल्टेंट का उस वेक्टर का यानी इसके रिजल्टेंट का डायरेक्शन है। तो रिजल्टेंट तो हमेशा ऐसे जाएगा, पैरेललोग्राम लो, याद है नहीं है? तो हाँ, ये कि दोनों का वेक्टर, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, तो थीटा के आधा एंगल पे जाएगा, है ना। तो थीटा दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है, और अल्फा उस रिजल्टेंट का डायरेक्शन है, ठीक है। और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इनटू cos थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर, याद है ना? ये हो गया। और इसी को शॉर्टकट में ऐसे लिखा जाता है, मैग्नीट्यूड को ऐसे भी लिख सकते हैं। और tan अल्फा, अल्फा जो है डायरेक्शन है, एंगल निकालना चाहते हो तो b sin थीटा। अगर b के साथ वेक्टर निकाल, सॉरी a के साथ निकालना चाहते हो एंगल, जो डायरेक्शन निकालना है, एक साथ निकालना तो ऊपर b लोगे, अब b के साथ निकालना तो ऊपर a लोगे, तो b sin थीटा प्लस ab cos थीटा। याद है? फॉर्मूला होता है। और दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम हो जाए, दोनों का मैग्नीट्यूड, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो जाए तो रिजल्टेंट बिल्कुल बीचों बीच जाएगा। याद है नहीं है? याद है ना? अगर मान लो दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो 30 डिग्री पे चला जाएगा रिजल्ट, पता है? तो उसमें उस केस में फॉर्मूला ए की जगह ए रखो, बी की जगह ए रखो, सब जगह रखो, तो फॉर्मूला इतना बनता है 2a cos थीटा। डायरेक्टली याद रख लो, मैंने कैलकुलेशन में फास्ट हो जाएगा, 2a cos थीटा बाई 2, जब दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, सेम हो जाए, और एंगल सीधे थीटा बाई 2 होता है, जो डायरेक्शन है रिजल्टेंट का वो थीटा बाई 2 हो जाएगा। और 180 डिग्री पे जानते हो ना, एंगल बड़ा होगा दो वेक्टर के बीच का तो रिजल्टेंट मिनिमम होगा। मैक्सिमम एंगल पे रिजल्टेंट मिनिमम, बड़े एंगल पे कम वैल्यू आता है रिजल्टेंट। अगर मान लो 2 वेक्टर है, 10 न्यूटन इतना लग रहा है, 10 न्यूटन लग रहा है, नेट कैंसिल हो जाएगा, नेट फोर्स 0 हो जाएगा। 180 डिग्री पे अरे 2 वेक्टर है, एक राइट लग रहा है, एक लेफ्ट लग रहा है, तो उस केस में दोनों वेक्टर इसको कैंसिल कर देगा, तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक दूसरे का करता है, कैंसिल कर देता है, नेट फोर्स 0 हो जाता है। फोर्स के लिए कोई भी वेक्टर हो चलेगा, ठीक है? अरे समझे कि नहीं समझे? तो 180 डिग्री एंगल पे रिजल्टेंट 0 हो जाता है, दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम है तब। और मान लो एक 10 न्यूटन है, एक 8 न्यूटन, तो 8 10 में 60 करा 2 न्यूटन, खत्म, घट जाएगा, सीधी सी बात है। 120 डिग्री पे रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, याद है? 120 डिग्री पे सेम रिजल्टेंट आ जाता है, दो वेक्टर है ए और बी, दोनों का मैग्नीट्यूड लेकिन सेम है, ए और बी दोनों का डायरेक्शन अलग हो सकता है बट दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, तो रिजल्टेंट भी 120 डिग्री पे 120 डिग्री अगर एंगल है दोनों के बीच में तो रिजल्टेंट ए ही आ जाएगा, उतना ही मैग्नीट्यूड का आ जाएगा। बताया बताते हैं या 120 डिग्री पे रिजल्टेंट वो नहीं आ जाता। और 60 डिग्री पे, 60 डिग्री पे नहीं लिखा हुआ, हाँ एंगल हो जाएगा, मैंने जो ये जो डायरेक्शन है
रिजल्टेंट का रिजल्टेंट 60 डिग्री आएगा, ओके, क्योंकि 60 डिग्री निकल जाएगा 120 को आधा करके। और 90 डिग्री पे जानते हो भाई पाइथागोरस थ्योरम, राइट एंगल वाला फॉर्मूला, तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो रूट 2a हो जाएगा, रूट 2a डायरेक्टली फॉर्मूला। यहाँ पर तुम्हारा 180 रखोगे यहाँ पे, तो 180 का था cos 90 cos 90 वाली 0 0 आंसर आ जाएगा। अगर तुम ये इक्वल मैग्नीट्यूड के लिए ये फॉर्मूला 120 रखो तो 120 का था 60 cos 60 का वैल्यू 2 2 कट जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर 90 रखो तो 90 45 cos 45 का 1/2 होता है, 1/2 से स्लैश कर दो रूट 2 हो जाएगा, ओके खत्म। अल्फा 45 डिग्री आधा एंगल बचा जाएगा, क्लियर हो गया। इक्वल मैग्नीट्यूड के लिए सब रिजल्ट है, बाकी मेन फॉर्मूला तो हम लोग ऐसे करेंगे, क्लियर हो गया। और देख लो 60 डिग्री पे रूट 3a होता है, अल्फा 30 डिग्री, और 0 डिग्री पे तो सीधे सीधे जुड़ जाता है। अगर मान लो एक वेक्टर a है दूसरा वेक्टर भी a है, दोनों सेम डायरेक्शन में तो 0 डिग्री पे जुड़ जाता है, याद रख रहे हैं। ये सब चीज सब पढ़े हुए सेम डायरेक्शन में वेक्टर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, अपोजिट वेक्टर डायरेक्शन में वेक्टर घट जाता है। ये सारी चीजें 11th में हम लोग पढ़ चुके हैं, ये सब चीज हम उम्मीद है कि तुम लोग आता होगा। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लो कि इसी कोई एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, इसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इसका साइड L है, L है, L है, दिया हुआ कुछ में, ए वर्टेक्स है, बी वर्टेक्स है, सी वर्टेक्स है, तीनों पे इक्वल चार्ज क्यू रखा प्लस क्यू। कोई एक चार्ज बोलेगा, कोई एक चार्ज लगने वाला फोर्स निकालो, क्या बोला क्वेश्चन बताओ, फाइंड द फोर्स ऑन द प्लस क्यू चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट ओ, इस पे लगने वाला फोर्स निकालना। अब तुम बताओ इस पे कौन लगाएगा फोर्स, ई चार्ज लगाएगा, ई लगाएगा, ई लगाएगा इधर, हाँ ई लगाएगा इधर, लाइन का लॉन्ग ही लगाना है, ये दोनों का रिजल्ट ऊपर जाएगा, हाँ। और ये तो गारंटी कि ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री है, क्यों, क्योंकि ये 60 60 सब 60 है, ये 60 तो होवे करेगा। तो 60 डिग्री पे जानते हो आंसर काफी बताया था, 60 डिग्री का रूट 3 है, पता है रूट 3 है, आंसर है रूट 3 है। एक का मैग्नीट्यूड यहाँ पर तुम निकालो, मैग्नीट्यूड का निकालोगे भाई कूलम्ब्स लॉ से, कहीं दोनों मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस क्या है, सेम ही है, मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, ओके। तो के भाई 1/4π0 या के लिख दो, क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, आर की जगह एल स्क्वायर, तो के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, वो मैग्नीट्यूड हो गया, खत्म, आंसर कर लिया। तो हमने को समझे कि नहीं समझे भाई। दो डायग्राम में पहला मेथड पहला मेथड से फॉर्मूला से बताता हूँ बेसिक तरीके से, जो बच्चा को जिंदगी में वेक्टर कभी पढ़ा नहीं होगा वो बच्चा बना सकता है। तो फॉर्मूला लगा दो, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो बताओ ना ये प्लस क्यू रिपेल करेगा, रिपेल करना याद है ना, क्योंकि प्लस क्यू को रिपेल करेगा, तो ये प्लस क्यू इसको रिपेल करेगा, ठीक है। हमको इस पे लगने वाला फोर्स निकालना है, ये किस पे लगा रहा है उससे हमको मतलब इस पे लगने वाला फोर्स लगाना, तो ये उस पर रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, तो ये इधर लगाएगा, ये इधर लगाएगा, दोनों फोर्स सेम नहीं है, दोनों फोर्स का डायरेक्शन अलग अलग है, तो फोर्स सेम नहीं है, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। क्यों, क्योंकि दोनों का चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का डिस्टेंस भी क्या है, सेम है, इसलिए कहानी। तो बताओ इसका क्या होगा, एफ निकालना, तो एफ का फॉर्मूला क्या होगा, के क्यू स्क्वायर, तो फॉर्मूला मैग्नीट्यूड रहता है, एफ मान लिया मैंने, ये भी एफ, और 60 डिग्री है एंगल, तो भी 60 डिग्री सीधे रिजल्टेंट आधा पे चला जाएगा। तो पहले बेसिक तरीके से निकालता है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए की जगह भी एफ, बी की जगह भी एफ, दोनों मैग्नीट्यूड सेम है, और 2ab cos थीटा, थीटा की जगह 60 डिग्री रख दिया, थीटा 60 डिग्री। अब आंसर निकाल दो, कैंसिल होगा, रूट 3f, f का वैल्यू भाई के क्यू बाय एल स्क्वायर, के की जगह 1/4π0, ये भी के में भी छोड़ सकते हो, और इसमें अब मेथड 2 तो सीधे 2a cos 2/2, थीटा की जगह 60 का आधा कर दो, तो 2f cos 30 रूट 3/2, रूट 3 हो गया f आंसर। थर्ड मेथड है, थर्ड मेथड एकदम सिंपल है, सीधे सीधे बताऊंगा कि 60 डिग्री पे रूट 3f होता है, 45 डिग्री पे रूट 2f होता है, देखो 180 डिग्री पे रूट 0f होता है, 120 डिग्री पे रूट 1a होता है, याद आया, 60 डिग्री पे रूट 90 डिग्री पे रूट 2a होता है, 180 डिग्री पे रूट 0a या रूट 0 बोल दो, 120 डिग्री पे रूट 1a, ओके, 90 डिग्री पे रूट 2a, 60 डिग्री पे रूट 3a, और 0 डिग्री पे रूट 4a। देखिए रूट 4 का वैल्यू 2 होता है, इसलिए क्लियर हो गया, याद करने का तरीका। डायरेक्टली फॉर्मूला मेथड 3, मेथड 4 भी बताएंगे, इधर डायरेक्टली फॉर्मूला, ओके चलो समझिए बात को। किसी फोर्स में निकालने के लिए बोलेगा सब आंसर इतना ही आएगा भाई, ये डायरेक्शन खाली उसका ऊपर जा रहा है, इस पर निकालने के बोलेगा इधर आएगा, उस पर उधर आएगा, क्लियर ना फोर्स, समझिए। तो किसी एक पर निकालने के लिए बोल रहा है, प्लस की माइनस की भी रख सकते हैं, अभी रुको ना, दोनों दे दें या। अब ये मैं मस्त मेथड, इसको बोलते हैं हम लोग कंपोनेंट मेथड। कौन मेथड, तुम बताओ, ये 60 डिग्री है ना, ये एंगल 60 डिग्री, तो क्या करते हैं कि एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, इसका दो कंपोनेंट तोड़ लेते हैं, एक वेक्टर का दो कंपोनेंट तोड़ सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। तो तुम बताओ, 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री आ जाएगा, अरे बोलो ना, ये 60 डिग्री 60 डिग्री होगा क्या, जानते हो ना कि करस्पॉन्डिंग एंगल, ये पहला लाइन तो ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री है, कितना एंगल है, इसका दो कंपोनेंट कर दो, एक हो जाएगा f cos 60, f sin 60, इसको तोड़ दिया, अब ये वाला को भाई ऐसा ये भी 60 डिग्री हो जाएगा ना, बोलो ना, अरे बोलो ना, तो f cos 60 और f sin 60, तो ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट, ये दोनों कैंसिल कर देगा, और ये दोनों f sin 60 जुड़ जाएगा, तो f sin कितना होगा, 2f sin 60, 2f sin 60 और sin 60 रूट 2 कर दो, आंसर आ गया। नहीं ये मजेदार है, इसको बोलते हैं कंपोनेंट मेथड।
एक दोनों वेक्टर का दो कंपोनेंट तोड़ दिया, एक कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ का, इसका हॉरिजॉन्टल इधर है एक उधर है, दोनों एक दूसरे को इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल कर दिया और ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जुड़ गया और रिजल्टेंट में उधर बन जाएगा। समझिए, तो ये मस्त मेथड है, ये आना चाहिए तुमको। क्लियर हुआ? और सवाल करवा देते हैं। चलो इस सवाल में देखो, इस बार माइनस क्यू दे दिया, क्या दे दिया? माइनस क्यू। तो इस पे फोर्स निकालना है ऑब्वियसली है, एक तरीका तो यही है, आंसर तो इतना ही आएगा, आंसर उतना ही आएगा, दोनों आंसर उतना ही आएगा √3/f, बस डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा क्योंकि ये प्लस क्यू इस माइनस क्यू को अट्रैक्ट करेगा, ये प्लस क्यू माइनस क्यू को अट्रैक्ट करेगा, तो रिजल्ट नीचे आएगा, रिजल्टेंट नीचे आएगा, रिजल्ट नीचे होगा वर्टिकली डाउनवर्ड। ओके, यानी कि माइनस वाई एक्सिस में। ओके, और इसमें फॉर्मूला लगाओ तो आंसर उतना ही आएगा। क्लियर होगा? कर लोगे तुम, इससे भी कर सकते हो, कंपोनेंट मेथड से भी। ओके, कोई दिक्कत नहीं। एक और है, ये माइनस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, अब इस प्लस क्यू पर निकालना है, इस पे निकालना है हमको क्वेश्चन में, तो इस प्लस क्यू पर निकालना है, तो ये माइनस क्यू इसको अट्रैक्ट करेगा और ये प्लस क्यू इसको रिपेल करेगा, तो एक फोर्स इधर लगा, एक फोर्स इधर लगा, मैग्नीट्यूड तो सेम ही है लेकिन डायरेक्शन दो है, ये इधर लग रहा है, इधर लग रहा है, दोनों का एंगल कितना है? 60 डिग्री था तो 120 डिग्री होगा, 120 डिग्री से मैग्नीट्यूड लगता है, तो तुम जानते हो एफ है तो ये भी एफ लगेगा, 120 डिग्री तो एफ होगा आंसर, एफ का वैल्यू निकल तो वही होगा, एफ वही होगा के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। समझी कि नहीं? अरे समझी? हाँ, तो ये क्वेश्चन समझना है, बहुत इजी सब होता है, ये ऑब्जेक्टिव में आता है। अब चलो हम क्वाड्रेटिक ई वाला बता दें, स्क्वायर वाला। हाँ, अगर मान लो कि बिल्कुल सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे है, बिल्कुल सेंटर पे है, जानते हो सेंटर पे तुम से होता है कि सेंटर पे तुम जानते हो जो एक्स होता है, ये एक्स किसको बोले? ये एक्स को बोले, ये एक्स को, ठीक है? और ये एक्स है ना, ये हम 11th में भी बताए थे, ये एक्स है, ये मैंने इसको एक्स बोल दिया है। तो टोटल ये बताओ ना, टोटल 60 का कितना होगा? 30। तो तुम सोचो, अगर मुझे एक सेंटर पे माइनस क्यू चार्ज दिया, तो ये प्लस क्यू इसको माइनस क्यू को अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा। अब ये 120 डिग्री एंगल पे फलक एफ का सोचना, 120 डिग्री का एफ ही होगा, ये दोनों का रिजल्ट है। ये एफ इसको कैंसिल कर देगा, नेट फॉर 0, सिमेट्रिक कंडीशन है ना, तो नेट फॉर 0 खत्म। ये तो आंसर सीधे पूछा नेट फॉर 0। क्लियर हो गया? तो बच्चा वालों को सब एग्जाम में पूछा जाता है, इसमें भी 0 हो जाएगा, नहीं इसमें 0 नहीं होगा क्योंकि इसमें फाइंड द फोर्स ऑन माइनस क्यू चार्ज पे, इस पे लगाना, इस पे लगाना है। अब इस पे लगाना चाहते हो तो इस पे देखो, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, और ये वाला इसको, ये भी क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो इन दोनों का रिजल्ट इधर जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा। अब तुम ये तो निकालोगे, फोर्स अलग है, तो करके तुम ट्राई करके लाओगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, तुम्हारा काम है। ये दूरी x जो है, ये x l/√3 होता है, करना होता था l/√3, यहाँ दिखा दिया l/√3, देखो ये l/√3, x का वैल्यू जो है l/√3 है, ये दूरी लेना। अरे ई फोर्स निकालोगे, ये दोनों फोर्स का वैल्यू तो सेम ही होगा, kq स्क्वायर बाय l स्क्वायर, kq बाय स्क्वायर l स्क्वायर, बट ये दोनों 60 डिग्री में रिजल्ट हो जाएगा। ओके, तो 60 डिग्री में हो जाएगा √3 × f, तो √3 f का वैल्यू kq स्क्वायर बाय l स्क्वायर। लेकिन फिर ये वाला भी तो निकालना पड़ेगा ना, ये वाला भी तो निकालना पड़ेगा ना, तो ये इसमें डिस्टेंस l/√3 लोगे, क्या लोगे? अब दोनों जोड़ दोगे, ठीक है? कहीं दोनों से डायरेक्शन में, कहीं माइनस क्यू को वो अट्रैक्ट करेगा, ठीक है? तो kq स्क्वायर बाय l की जगह l/√3 लेना पड़ेगा। तो लिखोगे, देखो एक तो ये वाला इन दोनों का रिजल्ट है, तो मैं बताता हूँ, हिंट करता हूँ, ये इधर मैंने इसको बोल दिया f, इसको भी बोल दिया f, तो रिजल्टेंट हो गया इसका √3f, क्या हो गया? जल्दी बताओ, √3f हो गया। ई वाला प्लस क्यू इसको फिर खींचेगा उधर, तो वो उसको बोल दूंगा f डैश, मान लो f डैश बोल दो, मैं इसको f डैश बोल देता हूँ। अब दोनों सेम डायरेक्शन में जुड़ जाएगा, दोनों सेम डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो f डैश कैसे निकालोगे? f डैश निकालने के लिए क्या करोगे कि सर ये f डैश निकालने के लिए k q स्क्वायर l की जगह l/√3 डिस्टेंस निकाल लोगे तुम, अभी बताएं, अभी हम उसमें k q स्क्वायर l स्क्वायर, तो हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 ना, तो 3kq स्क्वायर बाय l स्क्वायर, ठीक है? अब दोनों को जोड़ दो, नेट फोर्स निकालना है, तो √3f में ये दो, ये एक तरह का, तो ये k स्क्वायर बाय f ही है ना, ये क्या है? मैं इसको 3f बोल देता हूँ, 3f। ओके, चलो तो 3f जोड़ दो, हो गया खत्म 3f। अब 3f में कुछ कॉमन देखो, तो कुछ कॉमन है, √3 कॉमन लेता हूँ, √3 कॉमन ले लेता हूँ, f कॉमन ले लेता हूँ, √3f कॉमन, √3f कॉमन ले लेंगे हम, अगर या छोड़ ना, खाली f कॉमन ले लो, √3 भी कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो f कॉमन ले लो, क्या बचेगा? √3 + 3 ना, चलो 3 + √3 क्वेश्चन दो, और f का वैल्यू रख दो भाई kq स्क्वायर बाय l स्क्वायर। समझ में आया कुछ? सर l/√3 कहाँ से ले लिए? ये डिस्टेंस को l/√3 बोलते हैं भाई, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं तुमको, समझी बात को? अरे समझी, समझ में आ रहा है कि ना आ रहा है? तुम्हारा काम, मेरा काम नहीं है। यहाँ पर क्या था बताओ? प्लस q, क्या नाम था इसका? फाइंड द फोर्स ऑन माइनस क्यू चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट बी। हाँ चलो, ये वो पॉइंट है, चलो कोई बात नहीं, उसमें मतलब नहीं, ये प्लस बी पे लगने वाला फोर्स निकालना था, इस बी पे। ओके, तो मैंने निकाल दिया। हाँ, ओ पे क्यू पे लगने वाला फोर्स 0 हो जाएगा, नहीं 0 नहीं होगा क्योंकि इसमें माइनस में अलग हो जाएगा, सेम सब होता तब 0 था ना भैया। बी पे निकालने के लिए बोला है, जैसे ये वाला केस में देखो, इसमें सब प्लस क्यू, तो 0 हो गया माइनस पे लगने वाला, चाहे बीच में माइनस हो या प्लस हो, सब इक्वली फोर्स, सब सिमेट्रिक सिचुएशन हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा आंसर। ये मैंने यहाँ पर लिख कर दिखाया कि कैसे x का मान l/√3 आया,
कि जब तुमको ये 30 डिग्री है, ये 120 डिग्री 60 डिग्री 30 डिग्री का इस्तेमाल करके हम आराम से x निकाल सकते हैं। ठीक है, ये x निकाल सकते हैं क्योंकि ये l/2 है तो ये वाला आराम से x निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वही काम किया कि l/2 cos 30 डिग्री और वहाँ से हमने x का मान l/√3 निकाल दिया। तो डायरेक्टली सिखा दिया तुमको, ये तुम्हारा काम है। ये सब चीज़ सब हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ये सॉल्यूशन याद रखना है, डायग्राम अलग से बनाना है, ये तो मैंने कर दिया डायरेक्टली। एफ डैश कौन है? ये एफ डैश, ये एफ डैश है। ये प्लस क्यू जो है उसको जो अट्रैक्ट कर रहा है, समझी? प्लस क्यू अट्रैक्ट नहीं कर रहा है इसको, ऐसे इसका नाम एफ डैश दिया। और ये जो खींच रहा है इसको एफ बोला, इसको जो खींच रहा है उसको मैंने एफ बोला, और दोनों जोड़ करके क्या हो गया? √3 एफ, और दोनों जुड़ गया सेम डायरेक्शन। क्लियर हो गया? चलो अब इस ये तुम्हारा क्या चीज बताओ? स्क्वायर है। अब स्क्वायर का सब साइड इक्वल है। कोई एक चार्ज पर फोर्स निकालना होगा, किस पर निकालना? बताओ। ए पे लगने वाला फोर्स इस पे लगाना है, इस पे निकालना है। अब इस पे निकालना है, अगर तुम सोचो इस पे निकालना है, इस पे निकालना है, तो इस पे ये क्यू ए डिस्टेंस पर है इससे, और इस चार्ज से ये जो क्यू है बी वाला ए डिस्टेंस पर है, ये इसको रिपेल करेगा पूरे ऐसे। हाँ, ये भी डी वाला पर जो है ये भी तो उतनी दूरी पे है, तो ये भी ऐसे रिपेल करेगा। तो ये भी एफ, ये भी, दोनों मैग्नीट्यूड सेम है, चार्ज भी सेम है ना इसलिए। और लेकिन सी वाला जो है वो लगाएगा ऐसे 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 ऐसे, समझी? अरे समझी नहीं समझी? ऐसे लगाएगा, समझो पहले, उसको मत देखो, मैं बता रहा है, ऐसे लगाएगा। ऐसे लगाएगा, है ना? बट इसकी दूरी, ये वाला दूरी तो √2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? √2 है। तो इस पर ये दूरी तो ये है, तो √2 एफ बोल दिया, बट इसको एफ डैश बोलना पड़ेगा तुमको, एफ डैश बोलना पड़ेगा। एफ डैश क्या निकलेगा? तो एफ डैश निकाल के तुम देखोगे तो √2 लोगे, तो √2 स्क्वायर 2 a/2 यानी कि f/2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा बताओ? a/2 √2 का स्क्वायर a स्क्वायर होगा, माने √2 स्क्वायर 2 स्क्वायर, तो 2 आधा हो गया ना। तो kq स्क्वायर बाय √2 का स्क्वायर तो 2 स्क्वायर, तो kq स्क्वायर बाय f का आधा हो जाएगा f/2, तो f/2। तो एक तो हो गया कि ये f 90 डिग्री पे करना पड़ा है, 90 डिग्री पे इसका रिजल्टेंट √2f हो जाएगा। कितना हो जाएगा? और ये f डैश f/2 हो गया, तो √2f में f/2 जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया? अरे समझी? वही चीज है, सीधे सीधी जोड़ दो। अगर तुमको वेक्टर आता है तो ये टॉपिक मजा आएगा, नहीं आता तो और मजा आएगा। बेसिक तरीके से चलो, कोई दिक्कत नहीं है भैया। हो गया ये √2f किसका हो गया? √2f, ये वाला प्लस क्यू जो रिपेल कर रहा है, और ये f डैश हो गया दोनों का, जाओ सॉरी, ये f और f का 90 डिग्री की वजह से √2f हो गया रिजल्टेंट। ये f डैश हो गया ये वाला प्लस क्यू का, f डैश से निकाल के यहाँ दिखा दिया, f डैश kq स्क्वायर बाय f/2 हो गया, जोड़ दो सीधे आंसर आ जाएगा। ठीक है, f की जगह kq स्क्वायर बाय a स्क्वायर, एक उसका साइड है। क्लियर हो गया? टॉपिक है नल पॉइंट, इस पर कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है। नल पॉइंट क्या है? वो पॉइंट जहां पर नेट फोर्स 0, प्लस के पर प्लस क्यू चार्ज रख दिया, ठीक है, तो प्लस क्यू पर प्लस q1 जो है उसको उधर फोर्स लगाएगा, रिपेल करेगा, है ना? रिपेल करेगा ना उसको, और ये वाला भी उसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो दोनों तो सेम ही डायरेक्शन में आ गया, तो दोनों फोर्स जुड़ जाएगा, जुड़ेगा तो कभी कटेगा नहीं, तो वहां पर नेट फोर्स कैसे जीरो होगा? नेट फोर्स होने के लिए दोनों को क्या होना पड़ेगा? अपोजिट। यहाँ तो सेम डायरेक्शन हो गया। तो अगर लाइक चार्जेस है तो नल पॉइंट बाहर मिलने वाला नहीं है। अब देखो, अब दिखाता हूँ, देखो, और यही पॉइंट अंदर में हो जाए, कहाँ हो जाता हो? अंदर में हो जाए, यहाँ पर मान लो यहाँ पर कहीं पर अंदर में, दोनों चार्ज के बीच में हो, दोनों चार्ज को मिला ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट के बीच में हो, यहाँ पर मान लो। अब यहाँ पे चार्ज है प्लस क्यू, अब ये प्लस q2 इसको इधर रिपेल करेगा, और ये प्लस q1 इसको उधर रिपेल करेगा, तो दोनों एक दूसरे के क्या हो गया? अपोजिट। यहाँ पे चांसेस है कि 0 हो सकता है यहाँ पर। क्लियर हो गया? तो अगर दोनों लाइक चार्जेस है, पहली बात तो ये समझो, दोनों लाइक चार्जेस है, नल पॉइंट तुमको बीच में ही, दोनों चार्ज के बीच में ही मिलने वाला है, चाहे प्लस प्लस हो चाहे माइनस माइनस हो। लेकिन अगर एक प्लस है एक माइनस है, जैसे मान लो एक प्लस है एक माइनस है, मान लो यहाँ पर प्लस q1 है और ये माइनस q1 है, मान लो, ठीक है, माइनस q1 है, ठीक है, चलो माइनस q2 है, एक प्लस है एक माइनस है। अब बीच में रख के देखो, कोई भी पॉइंट रखो, चलो एक पर प्लस चार्ज यहाँ रख देते प्लस में बीच में, ओके, तो ये प्लस q इसको रिपेल करेगा और ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो दोनों से कभी जुड़ेगा नहीं, तो नल पॉइंट बीच में नहीं आएगा। तो अगर अनलाइक चार्ज है तो बीच में नल पॉइंट नहीं होगा, लाइक चार्ज है तो बीच में नल पॉइंट होगा, और अनलाइक चार्ज है तो बीच में नल पॉइंट नहीं होगा। और भाई बाहर में देखो, बाहर में देखो, बाहर में देखो, यहाँ रखोगे, यहाँ रखोगे उसी चार्ज को, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा और ये उसको, तो दोनों इक्वल एंड अपोजिट हो गया। 100 बात की एक बात है, अगर लाइक चार्जेस है, क्या बोला फिर से बोलो, लाइक चार्जेस है तो दोनों चार्ज के बीच में तुमको नल पॉइंट मिलेगा, बाहर में नहीं मिलेगा, ना राइट में मिलेगा ना लेफ्ट में मिलेगा। और दो अनलाइक चार्ज है तो बीच में तुमको नल पॉइंट मिलने वाला नहीं है, बाहर में मिलेगा, या तो राइट में या तो लेफ्ट में। बात समझाया? भेजा में गया तो लिखा हुआ है, देखो। अब देखो मैंने क्या किया कि अब ये अगर दोनों चार्ज सेम होता, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होता, तो बीचों बीच मिलता, एकदम बीचों बीच, दोनों के बीच की दूरी अगर 10 मीटर है तो 5 मीटर पे मिलता तुमको, क्योंकि ये प्लस क्यू चार्ज है, प्लस q1, और ये प्लस क्यू,
चलो प्लस क्यू, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, हटाओ, दोनों मैग्नीट्यूड सेम है, गारंटी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो जरूर है कि बीचों बीच पॉइंट मिलेगा एकदम। अगर ये पूरा टोटल का टोटल मान लो कि अगर दूरी 2d है तो ये दूरी कितना जाएगा d, और ये d, तुमको नल पॉइंट यहाँ मिलेगा। इधर फोर्स इधर, इसको ये वाला उसको, ये वाला इधर रिपेल करेगा, ये इधर रिपेल करेगा, तुम कैंसिल हो जाएगा, नेट फोर्स 0 हो जाएगा यहाँ पे, ये हो गया तुम्हारा नल पॉइंट बीचों बीच। लेकिन तुम बताओ अगर ये टू क्यू ना हो करके, अब तुमसे देखते हैं कौन जवाब देता है। देखो अब मैं इसको हटा रहा हूँ, एकदम बीचों बीच होगा, मिड पॉइंट पे होगा। लेकिन अगर मैं मान लो कि मैं बोल दूं कि +2q है, अभी भी नल पॉइंट मिलेगा, लेकिन इस बार बीचों बीच नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड था, बीचों बीच हो गया था। लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है, तो नल पॉइंट तो अभी भी बीच में मिलेगा, क्योंकि लाइक चार्ज है। लेकिन कहां पे मिलेगा बताओ, बीचों बीच तो होगा नहीं, यहां तो होगा नहीं सर, तो किधर होगा, लेफ्ट होगा कि राइट होगा, ये बताओ, लेफ्ट खिसकेगा राइट खिसकेगा नल पॉइंट। ये तो गारंटी है बीचों बीच तो नहीं होगा, माने यहां पर तो नहीं होगा सर, बीचों बीच मिड पॉइंट पे नहीं होगा, मिड पॉइंट तो बोलो यहां पे नहीं होगा, कहां पे होगा नल पॉइंट, उधर खिसकेगा किधर खिसकेगा, 2q की ओर कि q की ओर, चलो देखते हैं, चलो यहाँ पे बना के देखते हैं, एक यहाँ पे बना के देखते हैं, पहले इसको देखते हैं, यहाँ बनाएंगे, बताओ +2q से कोई ज्यादा दूरी है, इस चार्ज पे +q से बोलो ज्यादा दूरी है, q0 मान लो, है ना, ज्यादा दूरी है, ज्यादा दूरी फोर्स लगा कम, और ये इसके नजदीक है तो फोर्स लगा थोड़ा ज्यादा, ऑब्वियसली ये इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, समझ रही हो, तो फोर्स थोड़ा मिला जुला के लगेगा, दूरी कम है, बट इसका मैग्नीट्यूड कम है, लेकिन दूरी तो कम है ना, तो फोर्स ज्यादा लग जाता है, इस यहाँ पर मिल सकता है, बट यहाँ पर देखो, यहाँ पर तुम लगाओगे तो इस बड़ के चार्ज की दूरी भी कम है, तो दूरी कम होने की वजह से फोर्स बड़ा लग जाएगा, और चार्ज का मैग्नीट्यूड भी ज्यादा है, तो और फोर्स बड़ा हो जाएगा, यार ये बड़ा फोर्स हो जाएगा, और ये वाला बहुत दूर है बेचारे से, ये वाले पॉइंट से, तो ये +q यहाँ रख दोगे अगर q0 तो इसका तो फोर्स तो बहुत छोटा लगेगा, तो कभी नल पॉइंट होने वाला है नहीं। 100 बात की एक बात, अगर दो लाइक चार्जेस है और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, अलग अलग है, तो छोटे चार्ज की ओर नल पॉइंट खिसकेगा, छोटे चार्ज की ओर, बड़े चार्ज की ओर नहीं, समझिए, किसी और होगा, जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा नल पॉइंट उसकी ओर खिसकेगा, क्योंकि छोटे चार्ज का एक तो मैग्नीट्यूड कम है, तो फोर्स तो ऐसे छोटा होगा, तो उसके फोर्स को थोड़ा बढ़ाने के लिए डिस्टेंस को घटाना पड़ेगा, क्या कम डिस्टेंस में फोर्स ज्यादा लगता है, समझा गया। तो नल पॉइंट अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, जल्दी बोलो, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है सर, क्यू है, तो नल पॉइंट तो बिल्कुल बीचों बीच, नल मिड पॉइंट पे। अगर एक का मैग्नीट्यूड मान लो, मैं तुमको बोलूं, चलो चलो सर देखो, इसका मैग्नीट्यूड मान लो कि 2q है, इसका मान लो +4q है, अब बताओ कहां पे होगा मैग्नीट्यूड, कहां पे होगा नल पॉइंट, बीचों बीच तो नहीं होगा, किधर होगा, राइट की लेफ्ट, हाँ लेफ्ट, यहाँ इसके नजदीक कहीं ना कहीं होगा, 2q है, छोटा ही है। अगर 1 से दूरी चाहिए तो 1 वाला रखोगे, और 2 से दूरी चाहिए तो 12 रखोगे, सीधी सीधी, ठीक है। चलो आ जाओ, सवाल करवाते तो समझ में आ जाएगा। ये अगर मुझे ये दूरी चाहिए कि q0 कितना निकलेगा, तो ये q से स्टार्ट करो, √q और √q और वो 4q, तो ये 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2q ना, 2√q, तो 2√q, √q कॉमन ले लोगे तो 2 1 3 हो जाएगा, √q कट जाएगा, 18 से काट दो 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर नजदीक आ गया ना, इसके नजदीक, अब 6 18 में 6 घटाओ तो 12 सेंटीमीटर, 4 वाले से, तो q से दूरी 6 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर बचा तुम्हारे पास 4q से, बड़े वाले से, ठीक है। तो छोटे के नजदीक होता है और बड़े से दूर होता है नल पॉइंट। मेथड 2 निकालना है तो मेथड 2 में क्या करोगे, फोर्स ले बराबर करके निकालना आंसर, सेम ही आ जाएगा आंसर तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, x मान के, ठीक है। अनलाइक चार्जेस में दूर होगा, माने कि दोनों चार्ज के बाहर होगा नल पॉइंट, दोनों चार्ज के, तो उसमें खाली प्लस की जगह आ जाता है, माइनस आ जाता है, बस यही है अंतर, ठीक है, प्लस की जगह माइनस आ जाता है, फॉर्मूला रख दो आंसर आ जाएगा, दोनों तरीके से निकाल सकते हो जो तुम्हारे पढ़ने में करता है, सवाल करवा दिया हमने, ओके। ये कुछ क्वेश्चन है, बोला कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ q सच दैट द फोर्स ऑन 4q इज 0, इस 4q पर 0 फोर्स लग रहा है, इस 4q चार्ज पर नेट फोर्स 0 तभी आएगा, दोनों को ऐसे ध्यान दो, जब ये दो ये +q, तो इसका हमको नेचर पता है, तो ये तो रिपेल करेगा, रिपेल किया, तो इसको गारंटी है इसको अट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी तो कटेगा, इसका मतलब कि चार्ज जो q का वैल्यू जो होगा, q का वैल्यू नेगेटिव होगा, क्या होगा, तभी तो एक दूसरे को कैंसिल करेगा, तो गारंटी कि प्लस में आंसर तो आएगा नहीं, आंसर किस में आएगा, माइनस में, तो यहाँ आंसर जो आएगा तो माइनस में आएगा, तो कौन आंसर होगा था, तो q/4 तो आएगा बट माइनस में आएगा, दोनों ऑप्शन है, +q/4 भी है और -q/4 भी, इसमें कुछ लॉजिकल नहीं है, आंसर क्या हो जाएगा, क्यों, दो क्या बोला है, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ q सच दैट फोर्स ऑफ +4q इज 0, 4q पर फोर्स लगने वाला फोर्स जो 0 है, तो q पता है, तो इसका रिपल्शन इधर लग गया, तो इसको अट्रैक्ट करना ही पड़ेगा, तो ये +q तो -q होना ही पड़ेगा, तो आंसर तुम सॉल्व करोगे तब खाली वैल्यू निकालोगे, साइन देख करके नेचर को देख करके पता कर लोगे आंसर, मान पूछा हुआ क्वेश्चन सब, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ओके